हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए कंप्यूटर का क्वेश्चन देखेंगे। और ये मैंने क्वेश्चन कंप्यूटर के जो पीवाईक्यू क्वेश्चन दिया था, जो लगभग हमारा देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है टोटल। कंप्लीट मैं क्वेश्चन देख सकता हूँ कितना है मेरा 100 रुकिए क्वेश्चन 60 और ये आपका क्वेश्चन आ गया कितना 93 113 शायद है सभी क्वेश्चन। हाँ, ये आपका टोटल 113 क्वेश्चन है, जो कि मैंने 113 क्वेश्चन के साथ आप देख पा रहे हैं कि आपका ये पीआईक्यू है, ये आपका पीआईक्यू क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। और मैंने उसके साथ 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिया है सेम पैटर्न पे। तो आप अगर ये वीडियो पढ़ के जाते हैं, ये क्लास अगर आप कर लेते हैं कंप्यूटर की, समझिए आपके कंप्यूटर में हाई चांस है कि आपका गलत नहीं होगा अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं शुरुआत से। 113 को भी देख लेंगे जो पहले पूछा है पिछले एग्ज़ाम में, और अब हम लोग 5 नए क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो देखिए मैंने लिख दिया है कि हर पीआईक्यू के साथ 5 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्री। तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, और जब आप एग्ज़ाम दे के आइएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने क्या किया है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर डेस्कटॉप एवं लैपटॉप कंप्यूटर पर उपयोग नहीं किया जाता है। देखिए मैंने एमसीक्यू नहीं दिया क्योंकि टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा है। तो हम लोग क्वेश्चन भले ज़्यादा है लेकिन टाइम कम, मतलब जल्द से जल्द इसको पढ़ना है, क्योंकि हमारा जस्ट एग्ज़ाम का 30 दिन भी नहीं है, मात्र 20 दिन समझिए है आपके पास। तो 20 दिन में हम लोग को सब कुछ कवर करना है, इसलिए मैं एमसीक्यू में नहीं लाया, डायरेक्ट रिवीजन मोड में लाया हूँ। तो बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर डेस्कटॉप एवं लैपटॉप कंप्यूटर पर उपयोग नहीं किया जाता है, तो वो है एंड्रॉयड। ठीक है, ये आपको पता है क्योंकि लैपटॉप में एंड्रॉयड लैपटॉप का अलग होता है और एंड्रॉयड का अलग होता है। ठीक है, पूछ रहे एंड्रॉयड मुख्य रूप से किस प्रकार के डिवाइस के लिए बनाया जाता है, तो ये स्मार्टफोन या टैबलेट के लिए बनाया जाता है। मतलब जो आपका फ़ोन होता है और जो टैब हम लोग यूज करते हैं इसके लिए बनाया जाता है। दुनिया का सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए विंडोज़ है। ठीक है, बोला है ओपन सोर्स। रुकिए एक चीज़ आपके लिए बना दूं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है, तो ये लिनक्स है। एप्पल के लैपटॉप में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो है आपका, आप लोग भी देख सकते हैं, मैक ओएस। ओएस का पूर्ण रूप क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आप लोग को याद होना चाहिए। फिर बोला है कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो किसमें, वॉलपेपर के रूप में। ठीक है, जो आप अपने मोबाइल में वॉलपेपर यूज़ करते हैं। बोला है कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले छोटे चित्र को क्या कहते हैं, जो प्रोग्राम को प्रतिनिधित्व करता है, तो है आइकन, या इसके इंग्लिश में भी आइकन्स बोला जाता है। स्क्रीन के नीचे दी गई पट्टी को क्या कहा जाता है, जो बार होता है आपके स्क्रीन के नीचे, जो जहाँ स्टार्ट बटन भी होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको टास्क बार कहते हैं। आप देखे होंगे जब भी आप कंप्यूटर चलाते होंगे नीचे बहुत सारे दिए होते हैं। कंप्यूटर शुरू होने के बाद दिखने वाले पहले स्क्रीन क्या कहलाती है, तो उसी को बोलते हैं हम डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है, विंडोज़ में डेस्कटॉप बैकग्राउंड बदलने के लिए किस सेटिंग में जाना होता है, तो होता है पर्सनलाइजेशन। ठीक है, जो आप लोग बैकग्राउंड चेंज करते हैं वो सब पर्सनलाइजेशन में जाना होता है। स्क्रीन सेवर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो ये मॉनिटर की लाइफ बढ़ाने और ऊर्जा बढ़ाने के लिए किया जाता है। मॉनिटर की लाइफ बढ़ाने और ऊर्जा बढ़ाने के लिए। अधिकांश सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में शॉर्टकट कुंजी क्या करती है, तो वर्तमान डॉक्यूमेंट सेव करती है। ठीक है, Ctrl+S मतलब आप सेव करते हैं ये आपका पिछले वाला क्वेश्चन था पिछले एग्जाम में। अब उसके साथ मैंने 5 क्वेश्चन, किसी टेक्स्ट का कॉपी करने की शॉर्टकट क्या है, ये मैंने की से क्वेश्चन उठाया है, जो कि आपका पूछा हुआ था कि Ctrl+S क्या है, तो वो था डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए। अब बोला है कि कॉपी करने के लिए तो Ctrl+C करते हैं, कॉपी किए गए कॉन्टेक्ट को पेस्ट करने के लिए तो Ctrl+V करते हैं। ये बहुत सारा जब आप जॉब भी करेंगे तो आपके जॉब में बहुत ये काम आएंगे, Ctrl+C और Ctrl+V। ठीक है, और Ctrl+S तो बहुत आते हैं। अंतिम क्रिया को अंडू करने की शॉर्टकट क्या है, मतलब जो आप चीज़ कर दिए उसको जस्ट पीछे करने के लिए Ctrl और Z का उपयोग करते हैं।
पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो ये कंट्रोल ए, ये भी बहुत यूज होता है आपके काम में, क्योंकि हम लोग भी ऑफिस में करते हैं। तो ये जो मैंने भी ये जो भी दिया है क्वेश्चन पिछले साल का, कंट्रोल एस, और ये जो मैं बता रहा हूँ पाँचों, ये इसका हम लोग बहुत यूज करते हैं, डेली यूज होता है कंप्यूटर में। किसी फाइल को कट करने की शॉर्टकट ट्रिक क्या है, तो कंट्रोल+X। अगला क्वेश्चन है कि शॉर्टकट लिंक और डेस्कटॉप विजुअल लेआउट के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, तो है विंडोज सेल। ठीक है, यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेरेंस का कार्य क्या करता है, तो है ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरफेरेंस का कार्य कौन करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। ठीक है, विंडोज़ का वह भाग जो फाइल मैनेजमेंट में मदद करता है वो कौन सा है, फाइल एक्सप्लोरर। GUI का पूर्ण रूप क्या है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस यानी CLI का उदाहरण क्या है, तो MS-DOS। कंप्यूटर की कार्य क्षमता बढ़ाने वाले सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, तो वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया रिसाइकल बिन को, जो आप जो भी डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन को जाता है, को बाईपास करते हुए MS विंडोज सिस्टम में किसी फाइल को अस्थायी रूप से डिलीट कर देगी, तो है फाइल सेलेक्ट करना और Shift+Delete की प्रेस करना। आप फाइल्स को सिलेक्ट कीजिए, फिर Shift+Delete कीजिए, तो वो रिसाइकल बिन के नहीं जाएगी, बल्कि वो हमेशा के लिए अस्थायी रूप से डिलीट हो जाएगी। ठीक है, परमानेंट जो बोलते हैं डिलीट, वो हो जाता है। फिर बोल रहा है कि डिलीट की गई फाइल अस्थायी रूप से कहाँ जमा होती है, तो वो रिसाइकल बिन में होती है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कुछ भी डिलीट करते हैं तो वो पहले रिसाइकल बिन में जाती है, फिर वहाँ से जाके डिलीट करते हैं लोग। और जब आपको पता है कि मैंने जो बिना कि अब परमानेंट चाहते हैं, तो फाइल सेलेक्ट करना, शिफ्ट और डिलीट कीजिए, वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, बल्कि वो डायरेक्ट डिलीट हो जाएगी। और अगर आपको जो डिलीट की गई हुई चीज़ें जो आप नहीं किए हैं, इस तरह से फाइल सिलेक्ट और शिफ्ट डिलीट नहीं किए हैं, सिर्फ ओनली डिलीट किए हैं, तो वो चीज़ कहाँ जाएगी, रिसाइकल बिन में। ठीक है, रिसाइकल बिन से फाइल को वापस लाने की प्रक्रिया क्या करते हैं, तो उसको रीस्टोर करते हैं। आप ये तो मोबाइल में भी होते हैं, और आजकल तो मोबाइल में भी ट्रेस होता है। ठीक है, ट्रेस फाइल में जाइए तो वो भी होता है। क्या Shift+Delete से डिलीट की गई फाइल स्टोर हो सकती है, तो ये नहीं, क्योंकि मैंने बोला ना कि Shift+Delete से लगभग वो परमानेंटली हो जाता है। माउस से फाइल डिलीट करने का तरीका क्या है, तो फाइल को रिसाइकल बिन तक खींच कर लाना, मतलब उसको खींच के डायरेक्ट जो बिन है, रिसाइकल बिन है, उसी में डब्बा में डाल दीजिए, जैसे कि डस्टबिन में हम लोग डाल देते हैं उसी तरह। क्या खाली रिसाइकल बिन कंप्यूटर मेमोरी स्पेस बढ़ाता है, तो हाँ, अगर रिसाइकल बिन खाली भी है तो भी वो स्पेस बढ़ाता है। टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए विंडोज OS में सामान्यतः किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है, तो वो Ctrl+Shift+ES। ये पिछले एग्जाम का क्वेश्चन है, अब उसी पे आधारित हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर के नॉन रिस्पॉन्सिव प्रोग्राम को बंद करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो टास्क मैनेजर का। ठीक है, विंडोज़ को लॉक करने की शॉर्टकट की क्या है, तो विंडोज लोगो +L। ठीक है, विंडोज लोगो +L। वर्तमान में खुले प्रोग्राम को बीच स्विच करने के लिए क्या दबाते हैं, तो Alt+Tab। किसी भी खुली खिड़की को बंद करने की, खिड़की मतलब विंडो को बंद करने के लिए शॉर्टकट क्या है, तो Alt+F4। सिस्टम की प्रॉपर्टीज देखने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो विंडोज लोगो +पाउस या ब्रेक। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर मेमोरी में संक्षिप्त रूप SRAM का क्या अर्थ है, तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, जो कि आपका एग्जाम में बार बार आता है। रैम क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, लेकिन एस जुड़े तो स्टैटिक। ठीक है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो ये एक अस्थिर है, यानी वोलेटाइल है, मतलब ये अस्थायी रूप से नहीं होता है। रैम रोम होता है, यह आपका अस्थायी हो जाता है। रोम का पूर्ण रूप क्या है, तो रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर की कैश मेमोरी किस पर आधारित होती है, तो SRAM पर, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी पर होता है। कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, तो वो DRAM यानी डायनेमिक रैम को। बिजली बंद होने पर किस मेमोरी का डाटा नष्ट हो जाता है, तो रैम का, क्योंकि रैम होता है अस्थायी होता है, लेकिन रोम का नहीं होता क्योंकि वो अस्थायी होता है। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर सिस्टम पर खराब फाइल प्रबंधन अभ्यास माना जाता है, तो असंबद्ध और बिखरे हुए फोल्डरों में अस्थायी फाइलें सेव करना। ठीक है, फाइलों की व्यवस्थित करने का सबसे, देखिए अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन होगा ना, तो ये सबसे बड़ा, ये आपका क्या बोलते हैं,
स्टेटमेंट है, तो आप नहीं भी जानते तो इसको लगा देते तो ये सही हो जाता, क्योंकि इसका स्टेटमेंट बहुत बड़ा है। फाइलों को व्यवस्थित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो श्रेणियों के आधार पर अलग अलग फोल्डर बनाए, यानी सीरीज के आधार पर अलग अलग आप फोल्डर बना देंगे, वो सबसे अच्छा व्यवस्थित मैनेजमेंट बोला जाता है। फोल्डर के अंदर रखे गए फोल्डर को क्या कहते हैं? तो उसको सब फोल्डर बोलते हैं। फाइल का नाम बदलते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? तो नाम सार्थक होना चाहिए, ठीक है, मतलब मीनिंगलेस नाम होना चाहिए, ना कि कुछ ABCD या फिर रख दिए कुछ भी। आप नाम सार्थक, जैसे कि बहुत सारे लोग सेव हो जाता है, नाम बदल जाता है, कुछ भी आप रख दीजिए बदल जाता है, लेकिन आप मीनिंगफुल रखना चाहिए आपको फाइल का नाम। विंडोज में फाइल खोजने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो सर्च बॉक्स किया जाता है। एक ही स्थान पर एक नाम के 2 फोल्डर बनाना क्या होता है? तो उसको एरर बोलते हैं, क्योंकि 2 नहीं बनेगा एक ही बगल एक ही साथ में, ठीक है। विष्णु बिजली बंद होने पर किस प्रकार की मेमोरी अपना समस्त संग्रहित डेटा खो देती है? तो वो रैम। आपको पता है रैम अस्थायी होता है, इसको वोलेटाइल बोला जाता है। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण क्या है? तो वो रैम और रोम होते हैं, ठीक है। कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है? तो रोम होता है, क्योंकि ये परमानेंट होता है, जबकि रैम अपरमानेंट बोल सकते हैं। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है? तो वो द्वितीयक है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी है। कंप्यूटर के बूटिंग का निर्देश कहाँ सेव करते हैं? तो रोम में होते हैं। वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट क्या है? तो हार्ड डिस्क का वो हिस्सा जिसे रैम की तरह उपयोग किया जाता है, ठीक है, वर्चुअल। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूजर को माउस का उपयोग करके फाइल डिलीट करने की सुविधा देता है? तो इसे रिसाइकल बिन तक खींच कर लाना, ठीक है, उसको डायरेक्ट खींचे। अब जस्ट पीछे दिया था। माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो इनपुट और पॉइंटिंग डिवाइस है। पूछता है कि माउस किस प्रकार का है, चाहे कीबोर्ड भी किस प्रकार का है, तो वो भी इनपुट में आता है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है एक इनपुट और आउटपुट वाला। माउस के बीच से वाले बटन का क्या कार्य है? तो वो पेज को स्क्रॉल करता है। राइट क्लिक करने पर क्या ओपन होता है? तो वो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू होता है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट। माउस की गति को किस यूनिट में मापा जाता है? तो DPI डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। ट्रैक बॉल किसका विकल्प है? तो ये माउस का है। और ट्रैक बॉल कहाँ यूज होता है? तो ये गेमिंग के लिए होता है। कंप्यूटर रैम का मुख्य कार्य क्या है? तो रन कर रहे प्रोग्राम के लिए अस्थायी संग्रहण प्रदान करता है। रैम अस्थायी, क्योंकि यह वोलेटाइल मेमोरी होता है, इसलिए अस्थायी बोला है, ठीक है। रैम को कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि CPU वर्तमान डाटा यहीं से एक्सेस करता है, ठीक है। सारा काम हम तो रैम में करते हैं ना। रैम की क्षमता बढ़ाने से कंप्यूटर के स्पीड पर क्या प्रभाव होता है? तो स्पीड बढ़ जाती है और मल्टीटास्किंग आसान होती है। इसलिए तो जितना बड़ा आप रैम वाला मोबाइल लीजिएगा वो इतना अच्छा काम करता है। इसलिए तो आजकल बहुत 256, 512 GB इस तरह से बहुत लोग लेते हैं। क्या रैम में डाटा अस्थायी रूप से सेव करता है? तो नहीं, रैम क्योंकि अस्थायी वाला है तो अस्थायी नहीं होगा। आधुनिक कंप्यूटर में सामान्यतः किस रैम की होती है? तो 8 GB और 16 GB का होता है। ये आजकल देख रहे हैं ना कि बहुत लोग 8 GB, 12 GB, 16 GB का रैम ले रहे हैं, ठीक है। और मेमोरी लगभग 128, 256, 512 GB का। रीड की राइट दोनों ऑपरेशन किस मेमोरी पर संभव है? तो वो रैम पर है। रैंडम एक्सेस रीड और राइट दोनों ऑपरेशन किस मेमोरी पर संभव है? ये मुझे डाउट है। रीड ओनली मेमोरी ना, तो वो रोम में होता है ना शायद। और संभव बोला है तो रैम सही है, ठीक है। डेस्कटॉप वॉलपेपर चेंज करने के लिए आप कौन सा विकल्प चुनेंगे? तो सेटिंग और उसके बाद में पर्सनलाइजेशन। ये क्वेश्चन भी दिया था कि पहले हम सेटिंग में जाएंगे फिर पर्सनलाइज में। स्क्रीन की चमक बदलने के लिए कहाँ जाना होगा? तो सेटिंग, सिस्टम और डिस्प्ले। विंडोज में इंस्टॉल किए गए ऐप्स को देखने के लिए क्या करेंगे? तो सेटिंग और ऐप्स। सिस्टम का समय और तारीख बदलने के लिए तो पहले सेटिंग में, फिर टाइम और लैंग्वेज में जाएंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बताते हैं। नया यूजर अकाउंट बनाने के लिए तो सेटिंग में, फिर अकाउंट। विंडोज अपडेट चेक करने के लिए तो सेटिंग, विंडोज अपडेट। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा MS विंडोज डेस्कटॉप इंटरफेरेंस के डायरेक्ट विजुअल एलिमेंट के बजाय प्राथमिक रूप से सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन टूल है? तो वह है कंट्रोल पैनल। हार्डवेयर डिवाइस को ऐड या रिमूव करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो डिवाइस मैनेजर का।
बोला है पासवर्ड बदलने और सुरक्षा सेटिंग के लिए किसका, तो होता है कंट्रोल पैनल का। कंप्यूटर का नाम बदलने के लिए कहाँ जाना होता है, तो है कंट्रोल पैनल, उसके बाद में सिस्टम में। अनचाहे सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के लिए किसका करते हैं, तो कंट्रोल पैनल और प्रोग्राम एंड फीचर में। माउस और कीबोर्ड की सेटिंग बदलने के लिए कंट्रोल पैनल में, ठीक है। तो ये कंट्रोल पैनल से क्वेश्चन था। ऑडियो आउटपुट के लिए डिजिटल सिग्नल को धरती पर परिवर्तित करने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग करते हैं, तो होता है स्पीकर, क्योंकि स्पीकर ही तो ऑडियो करेगा। स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है, तो ये आउटपुट है, ठीक है। ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं, तो माइक्रोफोन का। पूछता है कि माइक्रोफोन का, तो बहुत लोग इसको ना क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस मान लेते हैं, जबकि ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। हेडफोन और ईयरफोन किस श्रेणी में आते हैं, तो ये आउटपुट में आते हैं, क्योंकि ये आवाज़ फेंकते हैं। साउंड कार्ड का क्या कार्य है, तो डिजिटल डाटा को ऑडियो सिग्नल में बदलना। डिजिटल डाटा को ऑडियो सिग्नल में बदलना है साउंड कार्ड का। ध्वनि की तीव्रता में आपने की डेसिबल। कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं, कौन कौन, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ठीक है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं, जो प्रोसेसिंग करता है, तो सीपीयू, और उसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर बोला इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण दें, तो कीबोर्ड या माउस। आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण दें, तो मॉनिटर या प्रिंटर, ठीक। सीपीयू के 2 मुख्य भाग कौन हैं, तो एएलयू और सीयू। डाटा को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना क्या कहलाता है, तो स्टोरेज कहलाता है। तो ये सब याद रखिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैपटॉप पर प्राय उपयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो वो है विंडोज़ 11। विंडोज़ 11 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी की गए वर्ष ऑपरेटिंग सिस्टम है 2021। लैपटॉप में विंडोज़ के अलावा कौन सा ओएस लोकप्रिय है, तो मैक ओएस एप्पल के लिए, यह मैक ओएस एप्पल के लिए है। क्या विंडोज़ एक ग्राफिक यूजर इंटरफेस आधारित है जो ओएस है, तो हाँ। विंडोज़ 11 का मुख्य आकर्षण क्या है, तो नया स्टार्ट मेनू और सेंटर टास्क बार। पुराने कंप्यूटर में विंडोज़ का कौन सा वर्जन सबसे ज़्यादा चला था, तो विंडोज़ 7, ठीक है। अभी मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, तब तक आप लोग नीचे का क्वेश्चन देख सकते हैं। बोलते बोलते मेरा गला बैठ गया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी का एक विशेषता है, तो वह है यह प्रोसेसिंग के दौरान त्वरित एक्सेस के लिए डेटा को अस्थायी रूप में रखती है, ठीक है। प्राथमिक मेमोरी के 2 मुख्य प्रकार कौन कौन है, तो वह है रैम और रोम। बोला है वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं, तो वो रैम है। सीपीयू सबसे पहले किस मेमोरी का डेटा मांगता है, तो वह कैश मेमोरी या रैम का मांगता है, ठीक है। क्या प्रथम, इसलिए तो हम लोग मोबाइल को जितना बड़ा रैम होना चाहिए उतना अच्छा उसका सीपीयू काम करता है। तो क्या प्राथमिक मेमोरी के बिना कंप्यूटर बूट हो सकता है, तो नहीं, इसके बिना कभी नहीं हो सकता। रोम में लिखे प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, तो फर्मवेयर, यानी इसको बायोस बोला जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा हाथ से पकड़ा जाने वाला पॉइंटिंग डिवाइस है जो स्क्रीन पर कर्सर की द्विविमीय गति 2 डायमेंशनल मूवमेंट को नियंत्रित करता है, तो वही तो है माउस, जो आप लोग बार बार एग्जाम में देते हैं माउस पकड़कर। माउस का आविष्कार किसने किया था, तो वो किया था डगलस एंजलबॉट ने। माउस के कर्सर की स्पीड को क्या कहते हैं, तो पॉइंटर स्पीड। ड्रैग एंड ड्रॉप की क्रिया किसे संबंधित है, माउस से। गेमिंग माउस में उच्च डैश की आवश्यकता होती है, तो DPI डॉट्स पर इंच, जो ट्रैक बॉल मैंने बोला। बिना तार वाले माउस को क्या कहते हैं, तो वायरलेस या ब्लूटूथ माउस। और देखिए मैंने ये माउस से क्वेश्चन आपको दिया था और मैंने उससे रिलेटेड 5 माउस से क्वेश्चन दिया, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और एग्ज़ाम में यही से आता है, ठीक है। तो भाई बड़ा वीडियो बनेगा, क्योंककि 113 क्वेश्चन पिछले एग्जाम का देखना और उसमें 5 क्वेश्चन जोड़ना, यानी 113 और समझ रहे 565 ये हो गया और 113 वो हो गया। तो भाई बहुत सारा क्वेश्चन है, टाइम लगे। देखिए आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं, टाइम दीजिए, क्योंकि अगर आपको जॉब लेनी है तो टाइम तो देना पड़ेगा भाई, बिना मेहनत के फल तो नहीं मिलेगा, इतना जान लीजिए। तो कर्म कीजिए और मेहनत
के ऊपर छोड़ दीजिए, आपका फल जरूर मिल जाएगा। विंडोज में कौन सा डेस्कटॉप एलिमेंट नोटिफिकेशन दिनांक या समय तथा बैकग्राउंड का स्टेटस प्रदर्शित करता है? तो नोटिफिकेशन एरिया। ठीक है, नोटिफिकेशन एरिया टास्क बार के किस तरह स्थित होता है? तो दाईं ओर नीचे होता है। देखिए, ये हम लोग को दिया था नोटिफिकेशन एरिया से रिलेटेड, और मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, ठीक, और टास्क बार से रिलेटेड दिया है। तो नोटिफिकेशन एरिया टास्क बार के किस तरफ स्थित होता है जी? तो दाईं और नीचे में। खुले हुए प्रोग्राम के आइकन कहाँ दिखते हैं? तो वो टास्क बार में दिखते हैं, जो नीचे के पट्टी दिखते हैं। स्टार्ट बटन टास्क बार किस तरह का होता है? तो बाईं और विंडोज 10 तक। ठीक है, मतलब कभी नीचे भी और ऊपर भी दिखता है सर। सिस्टम ट्रे किसका दूसरा नाम है? तो नोटिफिकेशन एरिया का। बैटरी का स्टेटस और वाईफाई कनेक्शन कहाँ दिखता है? तो ये नोटिफिकेशन एरिया, ये नीचे ही सब दिखता है, देखे होंगे। और कभी कभी नीचे ही सब आपका जो कंप्यूटर खोलने का है वो नीचे भी दे देता है, किसी मतलब आप सेटिंग के ऊपर आता है। मेरे भी कई जो मेरे लगभग 4-5 कंप्यूटर हैं, उसमें भी बहुत सारे किसी के नीचे है, किसी के साइड में है। जब आप एक ही स्थान पर एक ही नाम से फोल्डर बनाते हैं तो क्या कहते हैं? तो उसको ये एक्टिविटी देता है। क्या होता है बोला है ना। तो देखिए, एक नाम से अगर आप बनाएंगे, जैसे आप जैसे वायरस बाबा बनाएंगे, तो ये एक्टिविटी दिखाएगा एक ही जगह पे। ठीक है, तो इसलिए हमको वायरस बाबा या वायरस बाबा 01 करके बनाएंगे, तब दोनों फाइल सेव होगा। विंडोज़ में फाइल या फोल्डर के नाम में कौन से अक्षर इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं? तो ये आप देख लीजिए, जो है ये आपको दे दी है यहाँ पे, इसका यूज नहीं होगा। ये आप लोग आँखों में बसा लीजिएगा, क्योंकि ये तो याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन आँख में बसा लीजिएगा तो आपके दिमाग में रहेगा हाँ ये चीज़ें नहीं हो सकता है। फोल्डर बनाने की शॉर्टकट ट्रिक क्या है? तो Ctrl+Shift+N। ठीक है, क्या देखिए कंट्रोल, भाई हमको तो सर्दी भी हो रहा है यार। क्या एक फोल्डर के अंदर समान नाम की 2 फाइलें रह सकती हैं? तो नहीं रह सकती। मैंने अभी बोला उनका एक्सटेंशन समान हो, यदि उनका एक्सटेंशन समान है तो नहीं होगा। फाइल का नाम बदलने की फंक्शन क्या है? तो F2 है, F2 डालिए, आप फाइल का नाम बदलिए। फोल्डर को व्यवस्थित करने का मुख्य लाभ क्या है? तो फाइलों को आसानी से ढूंढना होता है। मतलब व्यवस्थित क्यों करते हैं? ताकि हम लोग आसानी से ढूंढ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थिर होती है, जो अर्थात कंप्यूटर ऑफ होने के बाद इसका कंटेंट हट जाता है? तो वह रैम है। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो मेमोरी कंप्यूटर बंद होने पर भी डाटा बचाए रखती है उसे क्या कहते हैं? तो नॉन वोलेटाइल, यानी उसको रोम बोलते हैं। जो रोम है वो अस्थायी होता है। ठीक है, कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी किसे माना जाता है? रैम को माना जाता है। रैम एक किस प्रकार के सेमीकंडक्टर से बना है? तो वो सिलिकॉन से बना है। क्या रैम की क्षमता बढ़ाई जा सकती है? तो हाँ, अतिरिक्त स्लॉट का उपयोग करके। देखिए, मैंने फास्ट मोड पे बना है, तो आप लोग ना स्लो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर आपके पास 20 और 25 दिन का एग्ज़ाम बाकी है तो आप लोग मेहनत कीजिए, लेकिन थोड़ा दिमाग को फोकस करके। क्योंकि आजकल के बहुत सारे लोग ना पढ़ने के लिए तो खोल देते हैं, मोबाइल पढ़ने के लिए खोल देते हैं, लेकिन अपना कुछ करते रहते हैं। तो ये भाई बहुत गलत है। और वो कुछ चुतिए स्टूडेंट होते हैं जो कि मैं उनको स्टूडेंट मानता ही नहीं। देखिएगा, वो अपने घर से लैपटॉप या टैब खरीदवा लेंगे और अपना लैपटॉप और टैब में पढ़ना शुरू करेंगे और मोबाइल चलाएंगे, नोटिफिकेशन देखेंगे, रील्स चलाएंगे या क्या क्या कुछ देखते रहेंगे। तो वो ना वैसे स्टूडेंट ना कभी अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। हाँ, मैं आजकल ऐसा करता हूँ, ये जो मैं बोला हूँ कि चुतिया है, ये चुतियागिरी मैं आजकल करता हूँ, लेकिन मुझको क्या, मुझे अब कुछ नहीं, मैंने जो करना था मैं अपना अच्छा खासा जॉब ले लिया हूँ, जो कि मुझे लगता है कि ऐसा आरामदायक जॉब शायद कहीं नहीं मिलेगा, और ये मैं ले लिया हूँ। तो मुझको दूसरे जॉब की उतना लालच नहीं है। तो मैं भी पढ़ता हूँ, कुछ चीज़ें पढ़ता हूँ, लेकिन मायने नहीं रखता कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन आपको जॉब पाना है तो आप लोग को सीरियसली पढ़ना होगा। विंडोज़ में कौन सा टूल फाइल और फोल्डरों को प्रबंधित और व्यवस्थित करने में सहायता करता है? तो फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने की सीट क्या कहा है, क्या है शॉर्टकट की क्या है फाइल एक्सप्लोरर को? तो विंडोज लोगो +E कर लीजिए। इसमें क्विक एक्सेस का क्या कार्य है? तो हाल ही में उपयोग की गई फाइलों को दिखाना। फाइल के गुणों को देखने के लिए शॉर्टकट की है तो Alt+Enter। विंडोज में 7 फाइलें एक्सप्लोरर को क्या कहा जाता है? विंडोज 7 में
फाइल एक्सप्लोरर को क्या कहा जाता है? तो विंडोज एक्सप्लोरर कहा जाता है। सेम है, ठीक है। फाइलों को नाम, तारीख या साइज के अनुसार सजाना क्या कहलाता है? तो सॉर्टिंग। जब आप डिलीट कुंजी का उपयोग करके कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो क्या होता है? तो फाइल को रिसाइकल बिन में भेज दिया जाता है। रिसाइकल बिन से फाइल को वापस लाने के लिए क्या करते हैं? तो रीस्टोर। ये हो गया है। क्या रिसाइकल बिन में फाइल मेमोरी घेरती है? तो हाँ, ये पीछे बताया था। रिसाइकल बिन को खाली करने पर क्या होता है? तो फाइल में अस्थायी रूप से डिलीट हो जाता है। किसी शॉर्टकट से फाइल रिसाइकल बिन में नहीं जाती है तो शिफ्ट प्लस डिलीट से। बोला रिसाइकल बिन का आइकन डेस्कटॉप पर होता है, ये सत्य है या असत्य है? तो सत्य है, वो होता है भाई। जब कोई यूजर एमएस विंडोज में किसी फाइल को रीनेम करता है तो क्या होता है? तो फाइल का नाम चेंज कर दिया जाता है लेकिन इसकी सामग्री वहीं रहती है। सही है। रीनेम करने का सबसे तेज तरीका क्या है? तो फाइल सेलेक्ट करके F2 दबाना। क्या रीनेम करते समय फाइल का एक्सटेंशन बदला जा सकता है? तो हाँ, लेकिन इससे फाइल ख़राब हो सकती है। माउस से रीनेम करने के लिए क्या करेंगे? तो राइट क्लिक करके रीनेम सेलेक्ट करते हैं। क्या एक साथ कई फाइलों को रीनेम किया जाता है? हाँ, सबको सिलेक्ट करके। रीनेम करने के बाद सेव करने के लिए क्या दबाते हैं? तो इंटर। बोला है कि वेब ब्राउज़र से देखेंगे। वेब ब्राउज़र में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+R क्या करता है? तो एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करता है। रिफ्रेश करने के लिए कौन सी फंक्शन का उपयोग करते हैं? तो फंक्शन F5। आप देख रहे होंगे फंक्शन में लगभग ऊपर 12 फंक्शन होते हैं, ठीक है। आप देखेंगे पूरे 12 फंक्शन होते हैं, तो वही फंक्शन का अलग अलग काम होता है। F2 का रिमेन बताया, F5 का आपका रिफ्रेश बताया। वेब पेज किसी शब्द को ढूंढने के लिए क्या दबाते हैं? तो Ctrl+F। नया टैब खोलने की शॉर्टकट क्या है? तो Ctrl+T। गलती से बंद हुए टैब को वापस खोलने के लिए तो Ctrl+Shift+T, ठीक है। वेब ब्राउज़र का इतिहास देखने के लिए Ctrl+H। कंप्यूटर पर फाइल को व्यवस्थित करने का एक कुशल तरीका निम्न रूप से कौन सा है? तो फाइलों की श्रेणियों के आधार पर अलग अलग फोल्डर बनाना। ये पीछे भी सेम क्वेश्चन देखिए, रिपीट किया है। बोला है फाइल को अल्फ़ाबेटिकल क्रम में रखने का क्या फ़ायदा है? तो उन्हें नाम से खोजना आसान होता है। हाँ, अल्फ़ाबेटिकल में ABCD के रूप में रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पता होता है कि हाँ इसके बाद में ये आएगा, तो आप आसानी से ढूंढ पाते हैं। विंडोज़ में फ़ाइलों को व्यवस्थित करने के लिए लाइब्रेरी क्या है? तो चित्रों, दस्तावेजों और संगीतों का संग्रह। क्या फोल्डर के अंदर फोल्डर बनना अच्छा अभ्यास है? तो हाँ, बेहतर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसको अंदर को क्या बोलते हैं? सब फोल्डर बोलते हैं। अनचाही फाइलों को समय समय पर हटाना क्या कहलाता है? तो डिस्क क्लीन अप कहलाता है। फाइलों को सर्च करने के लिए किस बॉक्स का उपयोग करते हैं? तो सर्च बॉक्स का। अब बोला है कि विंडोज़ में Alt टैब कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो खुली एप्लीकेशन को बीच में स्विच करना यानी बंद करना। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो टास्क स्विचर। विंडोज़ की प्लस टैब दबाने पर क्या होता है? तो टास्क व्यू ओपन होता है। बिना माउस के एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने का सबसे तरीका क्या है? तो Alt+ टैब। क्या यह शॉर्टकट सभी विंडोज़ वर्जन में काम करता है? तो हाँ, करता है। खुले हुए सभी प्रोग्राम को मिनिमाइज करके डेस्कटॉप देखने के लिए क्या होता है? तो विंडोज़ लोगो +D। बोला है कि आप विंडोज़ में मेनू बार में मेनू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो मेनू को एक्सेस करने के लिए Alt+ मेनू शीर्षक में रेखांकित अक्षर दबाकर। मेनू को एक्सेस करने के लिए Alt+ मेनू शीर्षक में रेखांकित अक्षर दबाकर, ठीक है। क्या माउस के बिना मेनू बार चलाया जा सकता है? तो हाँ, Alt की मदद से। फाइल मेनू खोलने के लिए अक्सर क्या दबाया जाता है? तो Alt+F। कीबोर्ड पर मेनू बटन का क्या कार्य है? तो राइट क्लिक जैसा मेनू खोलना। रिबन को मिनिमाइज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+F1। डायलॉग बॉक्स में अगले टैब पर जाने के लिए Ctrl+Tab। अधिकांशतः सॉफ्टवेयर में Ctrl+S को कई बार प्रेस करने पर क्या होता है? तो वर्तमान फाइल अपडेट यानी सेव करता है।
सेव एज और सेव में क्या अंतर है? तो सेव एज से फाइल को नए नाम या फॉर्मेट में सेव किया जाता है, जबकि सेव में केवल सेव होता है। पहली बार फाइल सेव करते समय क्या डायलॉग बॉक्स खुलता है? तो सेव एज। MS वर्ड में सेव एज की शॉर्टकट क्या है? तो F12। क्या बार बार Ctrl+S दबाने से फाइलों की डुप्लीकेट बनती है? नहीं, वही फाइल अपडेट होती है। ऑटो सेव फीचर क्या लाभ है? तो बिजली कटने पर डाटा नुकसान नहीं होता है, वो अपने आप सेव हो जाता है। CPU के अंदर कंट्रोल यूनिट का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो निर्देशों को डेटा के प्रवाह को निर्देशित करना होता है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर क्या कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? तो तंत्रिका नर्व सिस्टम, नर्व सेंटर। गणितीय गणनाएं कैलकुलेशन CPU का कौन सा भाग करता है? तो ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। CPU की गति को किस में मापा जाता है? तो हर्ट्ज में। CPU का वो भाग जो डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है? तो रजिस्टर। माइक्रो प्रोसेसर शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो CPU के लिए। अब आते हैं अगर देखिए हम लोग 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। 31 क्वेश्चन है। फाइल या फोल्डर बनाते समय क्या आवश्यक है? तो आवश्यक है नाम। विंडोज में फाइल या फोल्डर के नाम की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? तो 255 कैरेक्टर। क्या एक ही फोल्डर में दो फाइल का नाम बिल्कुल समान हो सकता है? नहीं, इनका एक्सटेंशन समान हो। फाइल के नाम के अंत में आने वाले 3 या 4 अक्षरों को क्या कहा जाता है? तो फाइल एक्सटेंशन कहा जाता है। फोल्डर बनाने के शॉर्टकट की क्या है? तो आंसर Ctrl+Shift+N। ठीक है, ये एक्सटेंशन आप समझ रहे हैं क्या? जैसे मैंने ये यहाँ बताया कि ये नहीं हो सकता है, यानी इनका एक्सटेंशन समान हो। तो एक्सटेंशन होता है ना कि देखिए कई कई प्रकार के फाइल होते हैं। एक आप एक्सेल भी होता है, PDF भी होता है। तो इस तरह एक्सटेंशन का नाम होता है। फाइल का नाम बदलने की शॉर्टकट की क्या है? तो मैंने बताया F2। संक्षिप्त, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संक्षिप्त रूप ASCII क्या अर्थ है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन हिंदी में भी लिख दिया मैंने। ASCII का उपयोग कंप्यूटर में किस लिए किया जाता है? तो टेक्स्ट और कैरेक्टर्स को बाइनरी डाटा में बदलने के लिए। ओके, एक मानक ASCII कोड कितने बिट्स का होता है? तो 7 बिट्स। 256 कैरेक्टर के लिए 8 बिट्स। कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने की सबसे छोटी क्या है? तो बिट होता है। बिट आपको पता है KB से छोटे होता है। यूनिक बिट बाइट से भी छोटा है। ठीक है, यूनिक कोड क्या है? तो दुनिया की सभी भाषाओं में कैरेक्टर को सपोर्ट करने वाला कोडिंग सिस्टम है। 8 बिट्स के समूह को क्या कहते हैं? तो बाइट। देखिए आया ना। और आपको पता है कि 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है, और 1024 KB बराबर 1 MB होता है, और 1024 MB बराबर 1 GB होता है। तो इसी तरह बोला जाता है। ठीक है, बढ़ते जाता है। तो देखिए ASI से क्वेश्चन था, मैंने ASI का क्वेश्चन भी दिया और प्लस में बीट का भी क्वेश्चन दे दिया। फिर बोला है अगला क्वेश्चन कि Ctrl+ भी शॉर्टकट कुंजी का क्या तंत्र है? तो मैंने बताया था जो कॉपी आपकी होता है उसको पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। और ठीक है, कंट्रोल यह कॉपी किए गए टेक्स्ट को फाइलों को पेस्ट करता है, और पेस्ट करने से पहले फाइल को कॉपी करने की शॉर्टकट क्या है? तो Ctrl+C होता है, और उसी को कट है तो Ctrl+X। कट Ctrl+X। मैंने ये दोहरा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ। कट या कॉपी किया गया डाटा अस्थायी रूप से कहाँ से होता है? तो क्लिक बोर्ड में होता है। पूरे पेज को सेलेक्ट करने के लिए क्या दबाते हैं? Ctrl+A। प्रिंट करने के लिए Ctrl+P। तो ये याद होना चाहिए, ये बहुत सारे एग्जाम में बहुत आते हैं। किस प्रकार के रोम को विनिर्माण के बाद केवल एक बार प्रोग्राम किया जाता है? तो PROM को। PROM का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। किस रोम के डाटा को पराबैंगनी किरणों UV रेज से मिटाया जा सकता है? तो वह है EPROM को। EPROM का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, पेन ड्राइव में किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग होता है? तो फ्लैश मेमोरी EPROM का एक प्रकार है। यह EPROM का एक प्रकार है फ्लैश मेमोरी। रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो नॉन वोलेटाइल, यानी ये अस्थायी रूप है, यानी परमानेंट मेमोरी है। अब आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। बोला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर का क्या कार्य है? OS और हार्डवेयर के बीच संचार मैनेज करना। डिवाइस ड्राइवर क्या है? तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
नया प्रिंटर या माउस जोड़ने पर उसे चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर की। ठीक है, विंडोज़ में ड्राइवरों को मैनेज करने के लिए कौन सा टूल है? तो डिवाइस मैनेजर। प्लग एंड प्ले डिवाइस क्या होते हैं? तो जिनके ड्राइव विंडोज़ में पहले से ही होते हैं और तुरंत काम करते हैं। क्या बिना ड्राइवर के हार्डवेयर अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकता है? तो नहीं भाई, बिना ड्राइवर के कैसे कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप कट और पेस्ट विधि का उपयोग करके किसी फाइल या फोल्डर को स्थानांतरित करने का सही वर्णन करता है? तो पहले फाइल को सिलेक्ट करें, फिर एडिट पर जाएं, फिर कट करें। कट करने के लिए Ctrl+X दबाएं, नई लोकेशन पर जाएं, फिर एडिट पर जाएं, फिर पेस्ट करें यानी Ctrl+V दबाएं। तो ये सारा चीज़ आपको करना होता है कट और पेस्ट के लिए। ठीक है, कट करने पर मूल फाइल अपनी जगह से हट जाती है। ये सत्य है या असत्य है? सत्य है, क्योंकि वो कट करने से वो अपने मूल से हट जाती है और दूसरे जगह हम लोग मूव कर देते हैं। फाइल को कॉपी करने पर क्या होता है? तो मूल फाइल वहीं रहती है और उसकी एक डुप्लीकेट बन जाती है। कॉपी करने पर वो नहीं हटता है, बल्कि वो वहीं भी रहेगी। अगर मैं फोल्डर में रख दूँ कि मान लिया ए फोल्डर में मैंने एक्स रखा, ठीक है, ए फोल्डर में भी एक्स रखा, तो अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ तो मैं बी फोल्डर में भी जाके एक्स कर रख सकता हूँ और ये दोनों एक्स जो है ए में भी रहेगा और बी में रहेगा। लेकिन कट में करूँगा तो ए से हट के वो केवल बी में रहेगा। माउस से फाइल मूव करने के आसान तरीका क्या है? तो राइट क्लिक करके खींचना और मूव हेयर चुनना। क्या एक साथ कई फाइलों को कट पेस्ट किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है। सेलेक्ट करके फाइल को मूव करने की शॉर्टकट कमांड क्या होता है? तो Ctrl+X और फिर उसके बाद में Ctrl+V दबाते हैं। तो ये अगर आप जॉब भी करेंगे ना तो इसका बहुत यूज करना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप फाइल मेनू का उपयोग करके किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने का सही वर्णन है? तो ये तो बहुत ईजी है। तो फाइल फोल्डर को सिलेक्ट करें, फिर फाइल पर क्लिक करें, तो रीनेम करें, फिर नया नाम टाइप करके इंटर दबा दें, हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। फिर बोला है कि नाम बदलने की सबसे आसान फंक्शन कौन सी है? तो F2 ये तो हो गया। फाइल का राइट क्लिक करने के बाद कौन सा विकल्प चुनकर नाम बदलते हैं? रीनेम। देखिए ये भी हो गया। एक फोल्डर में एक ही नाम की दो फाइलें, क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम को उन्हें पहचानने में भ्रम होगा। नाम टाइप करने के बाद उन्हें कंफर्म करने के लिए क्या दबाते हैं? तो इंटर। ये सब मैंने करा रखा है पीछे। किसी फाइल को शीघ्रता से सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का संयोजन किया जाता है? तो आपको पता है कि Ctrl+S होता है। पहली बार फाइल सेव करते समय कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? तो सेव एज। सेव एज की फंक्शन क्या है? तो F12 है। Ctrl+S दबाने से फाइल की डुप्लीकेट कॉपी बनती है? नहीं, वही फाइल अपडेट होती है। विंडोज़ में फाइल का नाम और टाइप के साथ सेव करना क्या कहलाता है? तो सेव एज। Ctrl+S का उपयोग लगभग सभी सॉफ्टवेयर में समान होता है। ये सत्य है या असत्य? तो ये सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि कंप्यूटर और लैपटॉप में प्रयुक्त गलत ऑपरेटिंग सिस्टम का चयन करें। तो एंड्रॉयड तो गलत है। कंप्यूटर में एंड्रॉयड नहीं, बल्कि एंड्रॉयड तो मुख्य रूप से मोबाइल और टैबलेट के लिए होता है। डेस्कटॉप लैपटॉप के लिए विंडोज़ और लिनक्स या मैक OS का मानक होता है। ठीक है, लैपटॉप के लिए सबसे प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो विंडोज़ है। एप्पल लैपटॉप के लिए मैक OS है। ठीक है, गूगल व लैपटॉप OS जो केवल वेब एप्स चलाता है तो वह है क्रोम OS, आपको पता है। लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। MS-DOS किस प्रकार का इंटरफेरेंस प्रदान करता है? तो CUI, जिसका फुल फॉर्म क्या आता है? कमांड यूजर इंटरफेरेंस। देखिए, आप केवल यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, मैंने उसका 5 क्वेश्चन जो कि ये सारे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में GUI का क्या फुल फॉर्म है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस, ये पता है। GUI में यूजर कंप्यूटर से कैसे इंटरेक्ट करता है? तो आइकनों और मेनू और ग्राफिक्स की मदद से। GUI आधारित पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो वो था जेरोक्स स्टार। बाद में विंडोज़ और मैक प्रसिद्ध हुए। यहाँ पे CUI का पूर्ण रूप क्या है? तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेरेंस। विंडोज़ में आइकनों का क्या महत्व है? तो ये प्रोग्राम को विजुअल प्रतिनिधित्व करते हैं। GUI का मुख्य लाभ क्या है? तो इसे इस्तेमाल करना आसान होता है, यानी ये आप यूजर फ्रेंडली होता है। कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको एक साथ कई विशिष्ट फाइलों या फोल्डर को चयन करने की अनुमति देता है? तो Ctrl+क्लिक। एक क्रम में सभी फाइलों को सेलेक्ट करने के लिए क्या दबाते हैं? तो Shift+क्लिक।
फोल्डर की सभी फाइलों को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए, ये तो बताएं। सिलेक्ट की गई फाइलों को अनसिलेक्ट कैसे करते हैं, तो कंट्रोल दबाकर फिर क्लिक करना। माउस से कई फाइलों को कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो लेफ़्ट बटन दबाकर बॉक्स खींचना, ठीक है। लेफ़्ट बटन दबाए और उसको नीचे हरा कलर खींचिए, सब सिलेक्ट हो जाएंगे। फाइल सिलेक्ट करने के बाद उन्हें कॉपी करने की शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल सी। आप विंडोज़ में नया फोल्डर कैसे बना सकते हैं, तो राइट क्लिक कॉन्टेक्स्ट मेनू का उपयोग करके राइट क्लिक करने के बाद किस विकल्प पर जाना होता है, तो न्यू, और फिर उसके बाद में फोल्डर। डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने की शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन डालिए, यानी एन माने न्यू। क्या फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाया जाता है, हाँ। नया फोल्डर बनाने के बाद उसका डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है, तो न्यू फोल्डर। अगर आप कुछ नहीं रखते तो न्यू फोल्डर के नाम से सेव हो जाता है। क्या एक ही नाम के दो फोल्डर डेस्कटॉप पर हो सकते हैं, तो नहीं। कुछ फाइलें प्रबंधन प्रोग्राम में सेलेक्ट किए गए आइटम को मूव करने के स्थान पर उसे कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है, तो ऑल्ट प्लस INS। फाइलों को कॉपी करने का सबसे आसान शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल सी। ये देखिए, ये भी बता दिया मैंने। ड्रैग एंड ड्रॉप के दौरान CTRL की दबाई जाते हैं, तो ये भी मैंने बता दिया है। फाइल को एक ड्राइवर से दूसरी ड्राइव में खींचने के डिफ़ॉल्ट रूप से ये भी हो गया है, ये भी हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को मैनेज करना। ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है क्या है, तो प्रोसेस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट। मल्टीटास्किंग का क्या अर्थ है, तो एक साथ कई प्रोग्राम को चलाना। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को क्या प्रदान करता है, तो इंटरफेरेंस यानी GUI और CUI। फाइल सिस्टम को कौन मैनेज करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। बूटिंग प्रक्रिया में OS की क्या भूमिका है, तो हार्डवेयर को चेक करना और सिस्टम को उपयोग के लिए तैयार करना। MS विंडोज़ का कौन सा फीचर उपयोगकर्ताओं को अपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड, थीम और स्क्रीन सेवर सेटिंग को पर्सनलाइज करने की सुविधा देता है, तो पर्सनलाइजेशन सेटिंग, ठीक है। पर्सनलाइजेशन सेटिंग तक पहुंचने के लिए डेस्कटॉप पर क्या करना होता है, तो खाली जगह पर राइट क्लिक करें और पर्सनलाइज चुनिए, ठीक है। डेस्कटॉप पर आइकनों का आकार छोटा बड़ा करने के लिए कहाँ जाते हैं, तो राइट क्लिक करके व्यू में करते हैं। डार्क मोड इनेबल करने के लिए किस सेटिंग का उपयोग करते हैं, तो पर्सनलाइजेशन और कलर में। डेस्कटॉप के वॉलपेपर को क्या कहा जाता है, तो बैकग्राउंड कहा जाता है। स्क्रीन के नीचे की पट्टी को क्या कहते हैं, तो उसको ही टास्क बार कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे फंक्शन दिए होते हैं आपको। विंडोज़ 11 फाइल एक्सप्लोरर या वेब ब्राउज़र में Alt+D कीबोर्ड शॉर्टकट क्या करता है, तो एड्रेस बार पर फोकस करता है। एड्रेस बार का मुख्य कार्य क्या है, तो फाइल का पाथ या वेबसाइट का URL दिखाना। फाइल एक्सप्लोरर को सीधे ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, तो विंडोज़ लोगो प्लस ई। ये बहुत ये कई बार आ गया। ब्राउज़र में नई विंडो खोलने के लिए ये भी बहुत बार आ गया। किसी फोल्डर में पीछे जाने के लिए शॉर्टकट क्या है, तो Alt+Left और। वेब ब्राउज़र में डाउनलोड फोल्डर खोलने की शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+J। बोला विंडोज में ओपन एप्लीकेशनों के बीच स्विच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं, तो Alt+Tab। ये भी बता दें, Alt+Tab दबाए रखने पर क्या दिखाई देता है, तो सभी खुले हुए प्रोग्राम की एक थंबनेल लिस्ट। टास्क व्यू ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है, तो विंडोज लोगो प्लस टैब। डेस्कटॉप पर मौजूद सभी विंडोज को एक साथ मिनिमाइज करने के लिए विंडोज प्लस लोगो प्लस डी। वर्तमान प्रोग्राम को बंद करने के लिए शॉर्टकट की है, तो Alt+4। Alt+Tab का उपयोग मल्टीटास्किंग का आसान बनाता है, हाँ सही है। यूजर द्वारा MS विंडोज डेस्कटॉप के लिए रिक्त क्षेत्र में राइट क्लिक करने पर क्या होता है, तो व्यू एंड डिस्प्ले सेटिंग वाला एक कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन होता है। बोला है डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने पर नया फोल्डर कैसे बनता है, तो न्यू प्लस फोल्डर करने पर। आइकनों को नाम या साइज के अनुसार सजाने के लिए कौन सा विकल्प चुनते हैं, तो सॉर्ट बाय। डेस्कटॉप वॉलपेपर बदलने के लिए राइट क्लिक मेनू में क्या चुनना होता है, तो पर्सनलाइज। स्क्रीन रेजोल्यूशन सेट करने के लिए कहाँ जाते हैं, तो डिस्प्ले सेटिंग में।
रिफ्रेश विकल्प किस मेनू में मिलता है? तो राइट क्लिक और कॉन्टेक्स्ट मेनू में। दाएं माउस बटन का उपयोग करके किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने का सही तरीका क्या है? तो फाइल पर राइट क्लिक करना, रीनेम सेलेक्ट करना, नया नाम टाइप करना, फिर इंटर दबाना। रीनेम करने की फंक्शन की कौन सी है? तो F2। क्या एक फोल्डर का नाम बदलकर उसके खाली छोड़ा जा सकता है? तो नहीं, विंडोज़ पिछला नाम वापस ले आता है। रीनेम करने के बाद बदलाव यानी कैंसिल करने के लिए क्या दबाते हैं? तो ESC करते हैं। क्या एक साथ 10 फाइलों को सिलेक्ट करके रीनेम किया जा सकता है? तो हाँ, वे क्रमवार हो सकते हैं 1, 2, 3 के नाम से, जैसे A1, A2, B2 इस तरह हो जाएगा। फाइल का नाम बदलते समय क्या एक्सटेंशन बदलना चाहिए? तो नहीं, क्योंकि इससे ना फाइल करप्ट हो जाता है। लैन सेटअप मैनिपुलेशन से कौन सा कथन सत्य है? तो लैन घर का या कार्यालय जैसे सीमित क्षेत्रों में कंप्यूटर को जोड़ता है। लैन का पूर्ण क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। पूरे शहर को जोड़ने वाले नेटवर्क क्या करते हैं? तो मैन बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इंटरनेट किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है? तो वो WAN है, वाइड एरिया नेटवर्क, वो पूरे एरिया को करते हैं। बिना तार के छोटे क्षेत्र में जुड़ने वाले नेटवर्क को क्या करते हैं? तो WLAN, वहीं तो वाईफाई होता है। लैन में डेटा ट्रांसफर की गति आमतौर पर कैसी होती है? तो बहुत तेज होती है, क्योंकि ये नज़दीक होता है। विंडोज़ में डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने का सही तरीका क्या है? देखिए, ये दो बार पूछा था यही क्वेश्चन। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, न्यू पर जाए, फिर फोल्डर पर जाए। नया फोल्डर बनाने की कीबोर्ड शॉर्टकट है तो Ctrl+Shift+N। नया फोल्डर बनाने पर डिफ़ॉल्ट नाम क्या है? तो न्यू फोल्डर। एक फोल्डर के अंदर समान नाम का बन सकता है? तो नहीं। फोल्डर का आइकन बदलने के लिए कहाँ जाना होता है? तो राइट क्लिक और प्रॉपर्टीज में, फिर कस्टमाइज में जाना। फोल्डर को हाइड करने का विकल्प कहाँ मिलता है? तो प्रॉपर्टीज के जनरल टैब में। ओके। मल्टीटास्किंग के दौरान Alt+ टैब का बार बार उपयोग करने पर जो होता है उसका सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? तो यह अंतिम उपयोग के क्रम में खुले एप्लीकेशन के माध्यम से आवर्तन करता है। देखिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर पढ़ के जाएं। मल्टीटास्किंग का क्या अर्थ है? तो एक ही समय में एक से अधिक काम करना। Alt+ टैब दबाते हैं तो टैब को बार बार दबाने का क्या कहा होता है? तो अगले प्रोग्राम पर सिलेक्शन हो जाता है। क्या Alt+ टैब से खुले हुए गेम्स के बीच भी स्विच किया जा सकता है? तो हाँ, अगर बहुत सारे ऐप्स खुले हो तो उन्हें ग्रिड व्यू में देखने के लिए तो क्या करेंगे? तो Windows+ टैब। फ्लिप 3D फीचर विंडोज़ किस वर्जन में Alt+ टैब के साथ आता था? तो वह विंडोज़ विस्टा और विंडोज़ 7 में था। बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल को व्यवस्थित करने में सहायता करता है? तो फाइलों को मीनिंगफुली नाम देना। फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए फोल्डर का उपयोग क्यों किया जाता है? ताकि संबंधित डाटा एक जगह रहे। फाइल सर्च करते समय डेटा मॉडिफाइड का क्या महत्व है? तो इससे हाल ही में अपडेट की गई फाइलें जल्दी मिलती हैं। फाइलों को नाम, साइज, टाइप के आधार पर क्रम में लगाना क्या कहलाते हैं? तो सॉर्टिंग कहलाते हैं। बहुत बड़ी फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए उन्हें छोटा करना क्या कहलाता है? तो कंप्रेस करना होता है, जिपिंग। फाइल का नाम कितना लंबा होना चाहिए? तो इतना ही कि वो फाइल के कंटेंट को स्पष्ट कर सके। बोला है, कंट्रोल पैनल में कौन सा विकल्प यूजर को MS विंडोज में हार्डवेयर डिवाइस को ऐड करने या अथवा रिमूव करने की सुविधा देता है? तो है डिवाइस मैनेजर। अगर माउस काम नहीं कर रहा तो उसके ड्राइवर को कहाँ चेक करेंगे? तो डिवाइस मैनेजर में। कंट्रोल पैनल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सिस्टम की सेटिंग और कॉन्फ़िगरेशन को बदलना। अनचाहे सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर से हटाने के लिए क्या चुनते हैं? तो प्रोग्राम एंड फीचर्स। डिवाइस मैनेजर में पीले रंग का विस्मयादिबोधक जिसे ये चिन्ह आता है का क्या दर्शाता है? तो ये ना आपके ड्राइवर में त्रुटि या हार्डवेयर की समस्या को दिखाता है। साउंड या डिस्प्ले की सेटिंग कहाँ मिलती है? तो कंट्रोल पैनल प्लस सेटिंग ऐप में। बोला है कि संक्षिप्त रूप ASI का पूर्ण रूप क्या है? तो अमेरिका। ये मैंने बता रखा है, ये सारे क्वेश्चन मैंने बता रखा है, तो ये सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। बोला कंप्यूटर में सेटिंग प्रोसेसिंग यूनिट का कार्य निम्न में कौन सा है? तो यह डेटा को प्रोसेस करता है, कंप्यूटर के सभी पार्ट को प्रचलन कंट्रोल करता है। ठीक है, इसी के लिए तो इसको मस्तिष्क बोला जाता है कंप्यूटर का। CPU का कंप्यूटर क्या कहा जाता है? तो मस्तिष्क।
सीपीयू के दो मुख्य भाग एएलयू और सीयू। एएलयू का क्या अर्थ है? गणित और तार्किक गणना यानी लॉजिकल वाला, ठीक है। एएलयू से ही मैथ का बनता है। सीपीयू की स्पीड किस यूनिट पर मापते हैं? तो गीगाहर्ट्ज़। प्रोसेसर का ऊपर लगा पंख क्या काम करता है? तो सीपीयू को ठंडा रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में संक्षिप्त रूप पीसीबी का क्या अर्थ है? तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है। पीसीबी में क्या जानकारी होती है? तो प्रोसेस की आईडी, स्थिति, प्राथमिकता और रजिस्टर की जानकारी, ठीक है। बोला है कि प्रोसेस क्या है? तो निष्पादन के दौरान एक प्रोग्राम यानी प्रोग्राम इन एक्सक्यूजन। ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलिंग कौन करता है? तो प्रोसेसर शेड्यूलर। डेडलॉक की स्थिति क्या है? जब दो प्रोसेसर एक दूसरे के रिसोर्स का इंतज़ार करते रह जाते हैं, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो एक साथ दो या अधिक सीपीयू को उपयोग करना, मतलब बहुत सारे काम करना। फिर बोला है निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट डेस्कटॉप से सिस्टम सेटिंग, इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम और पावर विकल्पों तक एक्सेस प्रदान करता है? तो स्टार्ट मेनू। विंडोज 11 में स्टार्ट मेनू कहाँ स्थित होता है? तो टास्क बार के केंद्र में। कंप्यूटर को शट डाउन या रिस्टार्ट करने का विकल्प कहाँ मिलता है? तो स्टार्ट मेनू के पावर बटन में। कीबोर्ड पर स्टार्ट मेनू खोलने की शॉर्टकट की क्या है? तो है विंडोज लोगो की। स्टार्ट मेनू में पिन किए गए ऐप्स का क्या फ़ायदा है? तो उन्हें तेज़ी से एक्सेस किया जा सकता है। क्या स्टार्ट मेनू में फाइलों को सर्च किया जा सकता है? तो हाँ। बोला है कि विंडोज में किसी चयनित फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए शॉर्टकट रूप में किस कीबोर्ड बटन का उपयोग किया जाता है? तो F2। तो ये मैंने बता रखा है, ये आप लोग जान लीजिएगा, थोड़ा हम बताते हैं। F2 बदलने के टाइपिंग शुरू किया जाता है? तो हाँ सही है। हेल्प के लिए F1, रिफ्रेश के लिए F5, ब्राउज़र को फुल स्क्रीन के लिए F11, स्पेलिंग चेक के लिए तो F7, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। बोला है कि Ctrl+F यूज़र को क्या करने में सहायता करता है? तो मौजूदा डॉक्यूमेंट या वेब पेज में टेक्स्ट फाइंड करने। Ctrl+F दबाने पर क्या खुलता है? तो फाइंड बॉक्स या नेविगेशन पेन। फाइंड किए गए शब्द को किसी दूसरे शब्द में बदलने के लिए क्या दबाते हैं? तो Ctrl+H। क्या Ctrl+F का उपयोग PDF फाइल में भी किया जा सकता है? तो आंसर है हाँ। केस सेंसिटिव सर्च का क्या मतलब है? तो बड़े कैपिटल और छोटे स्मॉल अक्षरों को अंतर करना, ठीक है। वेब ब्राउज़र में Ctrl+F का सर्च बॉक्स क्या दिखाता है? तो आमतौर पर ऊपरी दाईं ओर। अब क्वेश्चन है, चलिए हम लोग को 52 मिनट में लगभग बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आप लोग टाइमिंग ना देखें, बल्कि आप देखिए कि आप क्वेश्चन कितना करके जा रहे हैं, क्योंकि आप जितना क्वेश्चन करके जाएंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बनता हुआ जाएगा। विंडोज 7 में फाइल मेनू का उपयोग करके नया फोल्डर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि सही है? तो कंप्यूटर ओपन करें, वांछित ड्राइव जैसे D ओपन करें, फाइल पर क्लिक करें, फिर न्यू फोल्डर करें, न्यू और फोल्डर करें, ठीक है। फिर बोला है डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने की सबसे तेज़ शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल, ये तो बहुत आ गया, ये भी आ गया है, एक फोल्डर के अंदर ये भी आ गया है। बोले फोल्डर का आइकन बदलने के लिए ये भी आ गया है, सब फोल्डर ये भी है। तो चलिए, आप notes.txt नाम फाइल बनाना चाहते हैं, आप कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे? तो नोटपैड का। नोटपैड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो टेक्स्ट एडिटर है। TXT एक्सटेंशन वाली फाइलें किस प्रकार का डाटा स्टोर करती हैं? तो केवल प्लेन टेक्स्ट करती हैं। MS विंडोज़ में पेंट यानी .bmp या .png फाइल बनाने के लिए कौन सा टूल होता है? तो MS पेंट होता है। प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट जैसे रिज्यूमे बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? तो MS वर्ड, जिसको डॉक्स बोलते हैं। नोटपैड में वर्तमान समय और दिनांक डालने की शॉर्टकट की क्या है? तो F5 यानी फंक्शनल फाइल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मेन सब सिस्टम ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? तो होता है कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। यानी जो मैंने बताया CU और ALU, ठीक है। ALU का मुख्य कार्य ये मैंने बता रखा है, ये सब मैंने बता रखा है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ये सब हो रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स और इंडिया STPI भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत एक प्रीमियम एंड टी संगठन है?
तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY, ठीक है। भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहते हैं? बेंगलुरु, आपको पता है। MEITI का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 2015 में। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो परम 8000। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बहुत पूछता है, 2 दिसंबर। कौन सी शॉर्टकट कुंजी विंडोज़ 10 सिस्टम सेटिंग को शीघ्रता से ओपन करती है? तो Windows+I, ठीक है। बोला विंडोज़ में हेल्प मेनू खोलने के लिए कौन सी दबाते हैं? F1। फाइल एक्सप्लोरर खोलने की शॉर्टकट की क्या है? तो Windows-E। रन कमांड डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए तो Windows-R। विंडोज़ स्क्रीन को लॉक करने की शॉर्टकट क्या है? तो Windows-L। डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए तो Windows-D। जब आप डेस्कटॉप पर किसी आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो क्या होता है? तो यह एप्लीकेशन या फाइल ओपन करता है। आइकन क्या होता है? तो किसी प्रोग्राम या फाइल का विजुअल प्रतिनिधित्व करता है। सिंगल क्लिक करने पर आइकन क्या होता है? तो वह सिलेक्ट हो जाता है। राइट क्लिक करने पर क्या खुलता है? तो कॉन्टेक्स्ट मेनू या विकल्प सूची। क्या आइकन को डेस्कटॉप पर एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग किया जा सकता है? तो हाँ, कर सकते हैं। बोला है शॉर्टकट आइकन की पहचान है तो इसके नीचे बाईं ओर एक छोटा तीर एरो होता है। देखिएगा नीचे सब होता है, सेटिंग वोटिंग, थोड़ा वो जो हम लोग वाईफाई या ब्लूटूथ सब नीचे थोड़ा दिया होता है। बाएं देखिए लेफ्ट माउस बटन का उपयोग करके किस फाइल का फोल्डर का नाम बदलने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही विधि है? तो फाइल को सिलेक्ट करें, F2 दबाना है या नाम पर बार क्लिक करना है, नया नाम टाइप करना है, या नाम पर मतलब रीनेम का बात कर रहा है, ठीक है। इंटर का और दबा देना है, ठीक, इंटर दबा देना है, ठीक है। मतलब वो नाम चेंज करने के लिए बोला है कि कैसे करेंगे। तो पहले हम करते हैं बाएं में दबाते हैं, फिर फाइल सेलेक्ट करते हैं, फिर उसका क्या बोलते हैं F2 दबाएंगे तभी आ जाएगा, नहीं तो रीनेम करेंगे फिर आ जाएगा। और फिर नाम टाइप कीजिए और इंटर दबा दीजिए, हो गया। नाम बदलने के लिए ये मैंने सारे बता रखा है। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 68 वाला कि डैश ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विक्रम 3201 कालापन KLPANA 3201 नामक 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर विकसित किए। तो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का आपको पता है ना स्थापना कब है? तो ये आप लोग देखिएगा कि कब हुआ है इसरो का स्थापना। माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का माना जाता है तो हृदय और मस्तिष्क। मैं बता देता हूँ इसरो का कब हुआ है, जब 1969 में ही हुआ था शायद, ठीक है। और शायद उसी टाइम, और आपको पता है कि 14 मतलब जो बैंक है उनका हुआ था सरकारी रूप में। भारत में स्वदेशी रूप से विकसित पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन है? तो शक्ति IIT मद्रास द्वारा। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है? तो चौथी पीढ़ी। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो इंटेल 404। 32 बिट और 64 बिट में क्या अंतर है? तो 64 बिट प्रोसेसर एक समय में अधिक डाटा प्रोसेस करता है। हाँ, जब बड़ा है तो भाई ज़्यादा करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा रैम और रोम के बीच सही अंतर का वर्णन करता है? तो जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है तो रैम अपना कंटेंट खोल देता है, जबकि रोम अपना डाटा बरकरार रखता है। रैम पूरा नाम क्या है? तो ये सब पता है। किस मेमोरी को वोट ये सब पता है भाई, इसको सब पता है, रहने दो। ये आप लोग देख लीजिए, मैं दिखा भी देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा युग में एक इनपुट और एक आउटपुट डिवाइस को सही ढंग से वर्गीकृत करता है? तो माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस सही है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस सही है। कीबोर्ड और माउस किस श्रेणी में आते हैं? तो इनपुट डिवाइस में आते हैं। प्रिंटर और स्पीकर किस श्रेणी में? तो आउटपुट में। स्कैनर तो ये भी क्या आ जाएगा? तो ये स्कैनर करता है यानी इनपुट करता है, तो हार्ड कॉपी को डिजिटल इनपुट बदलना। टच स्क्रीन किस प्रकार डिवाइस है? तो इनपुट और आउटपुट है, क्योंकि हम लोग उसमें टच करते हैं तो इनपुट होता है, और जब उसमें कुछ चीज़ आता है तो आउटपुट हो गया। तो प्लॉटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो बड़े नक्शे और ग्राफिक प्रिंटर के लिए। कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+J का कार्य क्या है? तो अंतिम क्रिया पूर्वत को अंडू करना, यानी जो चीज़ है उसे जस्ट पीछे करने के लिए। अंडू की गई क्रिया को वापस लाने के लिए। तो रीडो के लिए क्या दबाते हैं? यानी आप
जो अंडू किए हैं यानी पीछे किए हैं उसको फिर आगे वाला लाना है, तो आप उसको रीडो बोलते हैं। पीछे करना रीड अंडू, लेकिन आगे करना तो रीडो, ठीक है। तो कंट्रोल वाई करते हैं। डिलीट की गई फाइल को तुरंत वापस लाने के लिए क्या करते हैं, तो कंट्रोल जे जस्ट क्या करते हैं, अंडू कर देते हैं, अगर हाँ वो फोल्डर में है तब। कट करने के शॉर्टकट ये बता दिया मैंने। फाइल को बिना रिसाइकल में ये मैंने बता दिया। फाइल को सेट करना ये भी बता दिया, ठीक है। डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए चरणों का सही क्रम चुनें। तो डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और न्यू पर जाए, फिर फोल्डर पर जाए। नया फोल्डर बनाने के लिए ये बता दिया है। डिफ़ॉल्ट नाम क्या है, न्यू फोल्डर हो गया, ये भी बता दिया है, 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 ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मैंने बता दिया है ACI के बारे में। देखिए ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट किया था आपके एग्जाम में, इसलिए आपको PIQ देखना ही चाहिए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CPU को 2 मुख्य घटकों और उनके कार्य को परिचित रूप में निरूपित करता है। तो ये मैंने बता रखा है, ALU और CU। ALU का पूर्ण रूप क्या है, तो अर्थमेटिक लॉजिक इन। CU का पूर्ण क्या है, ये सब बता दिया है। CPU को निर्देश देने वाली भाषा कौन सी है, तो मशीनरी लैंग्वेज बाइनरी यानी 0 और 1 होता है। क्या CPU सीधे हार्ड डिस्क को डाटा पढ़ता है, डिस्क से डाटा पढ़ता है, तो नहीं, पहले डाटा रैम में आता है, ठीक है। बोला आधुनिक प्रोसेसर में एक से अधिक कोर होने का क्या फ़ायदा है, तो मल्टीटास्किंग हो जाता है, ठीक है। FIFO शेड्यूल में कौन सा प्रोसेसर पहले निष्पादित होता है, तो सबसे पहले आने वाला प्रोसेसर। FIFO का पूर्ण रूप क्या है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आएगा उसी का सबसे पहले दिया जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसर क्या है, एक प्रोग्राम जो रन हो रहा है। कम समय लेने वाले प्रोसेस को पहले पूरा करना कौन सी शेड्यूलिंग है, तो SJF यानी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले देंगे, ठीक है, ताकि जल्द से जल्द खाली होता जाए। प्रोसेसर शेड्यूलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो CPU का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना। टाइम स्लाइड का उपयोग किस शेड्यूलिंग में होता है, तो राउंड रॉबिन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, अब जस्ट हम लोग करीब हैं, अब 76 तक आ गए हैं, अब ज़्यादा हम लोग के नहीं है, लगभग 1.5 घंटा में हो जाना चाहिए। विंडोज़ कंप्यूटर पर वर्ड वाइड में नई फाइलें बनाने के लिए इनमें से कौन सा क्रम सही है, तो फाइल प्लस न्यू। वर्डपैड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो बेसिक वर्ड प्रोसेसर। वर्डपैड फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, तो RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। क्या वर्डपैड में इमेज इंसर्ट की जा सकती है, तो हाँ। नोटपैड और वर्डपैड में क्या मुख्य अंतर है, तो वर्डपैड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बोल्ड इटैलिक से ज़्यादा विकल्प होते हैं, ठीक है। वर्डपैड को रन कमांड से खोलने के लिए क्या टाइप करते हैं, तो राइट या वर्डपैड। क्या आप विंडोज़ में किसी विंडोज़ को कोने या बॉर्डर का उपयोग करके उसे रिसाइकल कैसे कर सकते हैं, तो माउस पॉइंटर को किसी बॉर्डर या कोने पर तब तक रखकर जब तक कि वह 2 सिरों वाला तीर न बन जाए, फिर ड्रैग करके, ठीक है। ये बहुत बड़ा था। अगर ये आपका क्वेश्चन आया होता ना, तो ये मतलब स्टेटमेंट इतना बड़ा है ना कि आपको ये आंसर नहीं बैठा ना, आप डायरेक्ट इसको मार देते, बड़ा वाला स्टेटमेंट देख के आपका सही हो जाता भाई। विंडोज़ को पूरी स्क्रीन पर फैलाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो मैक्सिमाइज। खुली हुई विंडो को टास्क बार करने के लिए तो मिनिमाइज। वर्तमान को सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए कंट्रोल Alt+F4। सभी खुले को विंडोज D। टुकड़े फीचर का यानी स्नैप फीचर का क्या उपयोग है, तो स्क्रीन को 2 विंडोज़ को अलग बगल व्यवस्थित करना। तो ये सारे चीज़ आपके कंप्यूटर में और आजकल जो टैब आ रहे हैं उसमें बहुत सारे होते हैं, जो कि मैं आपको मैथ भी पढ़ाता हूँ, तो देखिएगा मैं कभी कभी ये इसका उपयोग करके पढ़ाता हूँ। कंप्यूटर सिस्टम CPU का क्या अर्थ है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सब मैंने बता रखा है। तो ये 78 वाला आपका हो रखा है, ये भी मैंने हो रखा है 79 वाला, मेमोरी वोलेटाइल वाला, ये सब आपका हो रखा है, ठीक है। तो ये आप लोग बस देख लीजिए, मैं आगे जा रहा हूँ। बोला विंडोज़ में किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए ये भी हो रखा है भाई, ये भी देख लीजिएगा, अच्छी हो रखा है। देखिए पीछे का क्वेश्चन कितना रिपीट किया है, जबकि मैंने पिछले का जस्ट 113 क्वेश्चन को लिया है, वो देख रहे हैं उसी में कई बार रिपीट किया है सेम क्वेश्चन को, मतलब अलग अलग शिफ्ट में उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। तो इसीलिए
जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये पढ़ के जा रहे हैं तो ना आपका एकदम समझिए कि यहाँ से ही क्वेश्चन आना है, बाकी कहीं से नहीं। ये भी मैंने करा रखा है, तो अगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, केवल आप एक झलक देख लीजिएगा कि है कि नहीं, लेकिन मैंने सब करा रखा है पीछे, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। एक बार देख लेंगे अच्छे से। तो ये देखते हैं, ओ ये भी तो रखा है ना, ये CPU वाला तो भी करा रखा है, जिसमें देखिए सब आ गया, नर्व सेंटर, ALU, कंट्रोल यूनिट, ये सब तो आ ही रखा है। तो ये देखिएगा, ये बहुत सारे जितने भी है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर एक झलक देख के जाएँ। अब आते हैं हम लोग इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप आपको विंडोज़ में डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाना, ये भी जो है न्यू फोल्डर, ये भी तो आ गया ना, देखिए ये भी तो अभी जस्ट मैंने पीछे पढ़ाया, ठीक है। आते हैं, देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप वाला, ये भी मैंने बता रखा है, वो ड्रॉप करके देखिए ये भी है, सब मैंने ये बढ़ा रखा है, ठीक है। एक बार ये झलक, एक झलक देख लीजिए। फिर बोला आप MS विंडोज़ में किस फाइल को अस्थायी रूप से कैसे डिलीट कर सकते हैं जिससे वो रिसाइकल बिन में, ये भी मैंने सेम क्वेश्चन भाई देखो, सेम मैंने करा रखा है। तो ये सब आप ना एक झलक देखते जाएं, इससे आपको रिवीजन हो जाएगा। बोला विंडोज़ के कौन से फीचर सबसे बड़े फोल्डर को किसी विशिष्ट फाइल को त्वरित लोकेट करने में सहायता करते हैं, तो फाइल एक्सप्लोरर में सर्च बॉक्स कहाँ स्थित होता है, तो फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर दाईं ओर। फाइलों को उनके प्रकार के अनुसार खोजने के लिए क्या टाइप करते हैं, तो आप जैसे JPG, PDF, JPG जैसे फोटो में, PDF के लिए तो इस तरह करते हैं। क्या सर्च बॉक्स के फाइल के अंदर लिखे टेक्स्ट को भी खोजा जा सकता है, हाँ खोजा जा सकता है। हाल ही में उपयोग की गई फाइलों को देखने के लिए क्या करते हैं, तो क्विक एक्सेस करते हैं। इंडेक्सिंग सर्च की गति को कैसे प्रभावित करता है, तो यह सर्च को बहुत तेज़ बना देता है। विंडोज 7 में टास्क बार का प्राथमिक कार्य क्या है, तो ओपन प्रोग्राम को देखना और उन्हें त्वरित एक्सेस करना, यानी फास्ट करना। टास्क बार आमतौर पर स्क्रीन कहाँ होता है, तो नीचे की पट्टी में होता है। तो नोटिफिकेशन एरिया टास्क बार के किस तरफ होता है, तो दाईं ओर होता है। देखिएगा नीचे कोने में होता है, जो भी आता है ना तो वो नीचे के कोने में आता है। और इसका बहुत उपयोग होता है, जब आप जॉब करेंगे तो देखिएगा, जब भी आपको ईमेल आएगा तो आपको नीचे देखना होता है। स्टार्ट बटन कहाँ स्थित होता है, तो टास्क बार के बाईं ओर, विंडोज 11 में, ठीक है। टास्क बार पर किसी प्रोग्राम को अस्थायी रूप से रखने की क्रिया, तो पिन टू टास्क बार, ठीक है। शो डेस्कटॉप बटन टास्क बार में कहाँ होता है, तो सबसे दाईं ओर कोने में। अब आते हैं, हाँ बोल रहा है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क बार का क्या कार्य है, तो वर्तमान में चल रहे एप्लीकेशन प्रदर्शित करना और उनके बीच स्विच की सुविधा देता है। खुले ऐप्स के बीच स्विच करने के माउस का उपयोग कहाँ होता है, तो टास्क बार के आइकनों पर। टास्क बार को लॉक करने का क्या फ़ायदा है, तो इसे गलती से हिलने या रिसाइज होने से रोकता है, ठीक है। क्या टास्क बार को स्क्रीन के ऊपर किनारों पर ले जाया जा सकता है, तो हाँ सेटिंग बदल कर सकते हैं। पिक फीचर का क्या कार्य है, तो टास्क बार आइकन पर माउस से ले जाकर विंडोज़ का थंबनेल देखना। टास्क बार सेटिंग कहाँ मिलती है, तो टास्क बार पर राइट क्लिक करने पर। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन करता है, तो बारकोड रीडर। OCR का पूर्ण रूप क्या है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। OCR का मुख्य उपयोग क्या है, तो प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल एडिटेबल टेक्स्ट में बदलना। बोला हाल ही में छपे हुए डाटा को इनपुट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो स्कैनर और OCR सॉफ्टवेयर को। बैंक चेक पर लिखे नंबरों को पढ़ने के लिए क्या होता है, तो MICR का, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये बहुत पूछता है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। OMR का उपयोग कहाँ होता है, तो प्रतियोगिता परीक्षाओं के उत्तर पुस्तिका को जांच करने में, जो भी आप ऑप्शन भर के देते हैं तो उसी का जांच करने के लिए OMR का उपयोग होता है, तभी तो उसको बोलते हैं OMR शीट। बोला है कि निम्नलिखित में से शॉर्ट कुंजियाँ और फंक्शन का कौन सा संयोजन सही सुमेलित है, तो Ctrl+C कॉन्टैक्ट को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करना। कॉपी किए गए कॉन्टैक्ट कहाँ पेस्ट होता है, तो जहाँ कर्सर स्थित हो Ctrl+V दबाने पर, जहाँ कर्सर स्थित हो Ctrl+V दबाने पर। कॉपी और पेस्ट के बीच डाटा कहाँ सुरक्षित रहता है, तो क्लिपबोर्ड पर।
कॉन्टेक्ट को कट करने का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+X। पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A। किसी क्रिया को अंडू करने के लिए Ctrl+J। MS विंडोज़ में किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो फाइल पर राइट क्लिक करें और रीनेम सेलेक्ट करें। रीनेम करने की सबसे प्रसिद्ध फंक्शन कौन सी है? क्या रीनेम करने के बाद इंटर दबाना अनिवार्य है? हाँ, नाम तो सेव करने के लिए। यदि आप एक ही नाम के 2 फोल्डर एक ही जगह बनाते हैं तो क्या होगा? तो ये एक्टिविटी एरर देगा। क्या रीनेम करने से फाइल के अंदर की सामग्री बदल जाती है? नहीं, ये मैंने बता रखा है। अब आगे चलते हैं। ये भी हो रखा है दोनों का। हाँ, ये आता है 93 नंबर। संक्षिप्त रूप से EBCDIC का क्या अर्थ है? तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। EBCDIC मुख्य रूप से किन कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है? तो मेनफ्रेम कंप्यूटर में। ये कितने बिट का कोड होता है? तो 8 बिट कोड। क्या EBCDIC और ASCII एक ही काम करता है? तो हाँ, लेकिन इनके कोडिंग पैटर्न अलग होते हैं। बाइनरी सिस्टम में केवल कौन से 2 अंक होते हैं? तो 0 और 1। बिट किसका संक्षिप्त है? तो बाइनरी डिजिट का। इनमें से कौन सा एलिमेंट मानक विंडोज डेस्कटॉप का भाग नहीं है? तो कंट्रोल पैनल का। कंट्रोल पैनल एक सिस्टम टूल है जो डेस्कटॉप पर आइकन, ठीक है, जहाँ पे है, अरे कहाँ आ गए हम। इनमें से कौन सी एलिमेंट मानक विंडोज 7 डेस्कटॉप का भाग नहीं है? तो कंट्रोल पैनल का। सही है। कंट्रोल पैनल एक सिस्टम टूल है जो डेस्कटॉप पर आइकन के रूप में हो सकता है, लेकिन वह टास्क बार या वॉलपेपर की तरह डेस्कटॉप का मानक विजुअल भाग नहीं है। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, आपका काम देगा। विंडोज 7 के टास्क बार का कौन सा मुख्य बटन है? तो स्टार्ट बटन। डेस्कटॉप की स्क्रीन पर दिखने वाले छोटे चित्रों को क्या कहते हैं? तो आइकन। आइकन वो समझ रहे हैं ना, कि जैसे कि आप कोई भी चीज़ करते हैं तो उसका एक छोटा सा फोटो दिखता है बॉक्स के रूप में, और उसी को हम फोल्डर के रूप में खोलते हैं, तो वही होता है आइकन के रूप में। विंडोज 7 में गैजेट का क्या अर्थ है? तो डेस्कटॉप पर घड़ी या कैलेंडर दिखाना। डेस्कटॉप बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो वॉलपेपर। खुली हुई फाइलों और फोल्डरों को मैनेज करना टूल फाइल एक्सप्लोरर। MS विंडोज में सिस्टम सेटिंग बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल पैनल को। हार्डवेयर डिवाइस को ऐड या रिमूव करने के लिए कंट्रोल पैनल में क्या चुनते हैं? तो डिवाइस मैनेजर। अनचाहे प्रोग्रामों को हटाने के लिए कहाँ जाते हैं? तो कंट्रोल पैनल प्रोग्राम एंड फीचर में जाते हैं। पासवर्ड और यूजर अकाउंट सेटिंग कहाँ मिलती है? तो कंट्रोल पैनल में। विंडोज़ 10 या 11 में कंट्रोल पैनल की जगह कौन सी आधुनिक ऐप ले रहा है? तो सेटिंग ऐप। माउस और कीबोर्ड की सेटिंग कहाँ बदल जा सकते हैं? तो कंट्रोल पैनल में। बोला निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर प्राथमिक है? तो रैम। ये मैंने बता रखा है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। ये भी बता रखा है मैन वाला, और ये आप वाइड एरिया सब ये बता रखा है, तो एक बार झलक देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज़ में फाइल ऑर्गेनाइजेशन को अलग प्रकार, ये भी मैंने बता रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका हो रखा है। बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, ये सब आप हो रखा है। तो ये भी मैंने कर रखा है शॉर्टकट कुंजी वाला। फिर आगे देखते हैं। ये भी शायद हो रखा है, ठीक है। तो एक बार आप ये देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये लगभग हो रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, ये बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विंडोज़ के किसी फाइल रिसाइकल बिन को ले जाए बिना? तो फाइल पर राइट क्लिक करें और डिलीट सिलेक्ट करें। वो ले जाने वाला बात करें, ठीक है। रिसाइकल बिन में ले जाएगी तो डिलीट कीजिए, वो डायरेक्ट हो जाएगा। ये सब हो रखा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार झलक देख लीजिए। ये भी हो रखा है सारा, तो ये केवल रिवीजन मोड में है। देखिए जो मैंने पीछे बता रखा है ना, ये अब बार बार वही चीज़ आ रहा है, ठीक है।
तो देखिए इस तरह से अगर आप किसी भी क्वेश्चन को डिकोड करके पढ़ने से आपका क्या फ़ायदा होता है कि आप उन सारी चीज़ों को पढ़ जाते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बोला MS विंडोज़ में किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करते समय ये भी हो रखा है भाई, JPG PNG ये सब मैंने करा रखा है, ठीक है। तो ये एक बार देख लीजिएगा, ये एक्सिक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो ये भी हो रखा है, ठीक है। तो एक झलक एक बार आप केवल देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। फिर चलते हैं, फाइल और फोल्डर को व्यवस्थित करना, ये भी मैंने कर रखा है। देखिए एक चीज़ है इसमें, फाइल और फोल्डर को व्यवस्थित करने का क्या महत्व है, फाइलों को आसानी से ढूंढने में होता है। व्यवस्थित करने का सबसे अच्छा तरीका श्रेणियों के आधार पर यह भी हो रखा है। फाइलों का नाम बदलना, उनकी पहचान आसान बनाने के लिए सर्च बॉक्स का उपयोग करना जब फाइल की लोकेशन पता ना हो। डेस्कटॉप पर बहुत सारी फाइलें रखने से क्या होता है, तो ये एक अलग था, सिस्टम थोड़ा धीमा हो सकता है और अव्यवस्था फैलती है, ठीक है। फाइल का आकार देखने के लिए कहा जाता है, तो राइट क्लिक पर ये हो रखा था, ये सारा मैंने कर रखा है, ठीक है। तो ये दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। ये भी हो रखा है, ठीक है। तो केवल आप एक झलक देख लीजिए। विंडोज़ में स्क्रीन रिजोल्यूशन समायोजित करने या डेस्कटॉप बैकग्राउंड बदलने के लिए यूजर आमतौर पर निम्न से किसका उपयोग करते हैं, तो सेटिंग का। वॉलपेपर बदलने के लिए सेटिंग में कहाँ जाना होता है, तो पर्सनलाइजेशन में। स्क्रीन की ब्राइटनेस कहाँ बदल दी जा सकती है, तो सेटिंग में, और फिर सिस्टम में, फिर डिस्प्ले में। रिजोल्यूशन का क्या अर्थ है, स्क्रीन पर पिक्सल की संख्या या जो क्लियरिटी तय करती है। क्या कंट्रोल पैनल से भी रिजोल्यूशन बदला जा सकता है, तो हाँ, पुराने विंडोज़ वर्जन में। डिस्प्ले सेटिंग तक पहुँचने का शॉर्टकट क्या है, तो डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और डिस्प्ले सेटिंग में जाए। फिर रीड ओनली मेमोरी से भी मैंने बता रखा है, तो थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा अलग देख रहे हैं कि यह बूटिंग निर्देशों को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। बताया था कि अपरमानेंट होता है। ये नॉन वोलेटाइल होता है, यानी वोलेटाइल मतलब अस्थायी होता है, तो नॉन वोलेटाइल मतलब परमानेंट हो गया, ठीक है। यह अवाष्पशील होता है, और ये गुण किस में रहता है, तो ये रैम में होता है, ठीक है। बिजली जाने पर रोम का डाटा ये बता रखा है। रोम में लिखने हुए प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो फ्रेमवेयर बोलते हैं। ये बहुत पूछता है, शायद मैं ये पहली बार आया रहा है अभी। पी रोम ये भी बता रखा है। क्या रोम के डाटा को साधारण यूजर बदल सकता है, नहीं, ये केवल पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने बोला था पढ़ाने के लिए रीड ओनली मेमोरी का यूज होता है। विंडोज 7 के बारे में मैंने बता रखा है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, ये भी बता रखा है। फाइल एक्सप्लोरर और विंडोज जी सर्च बॉक्स ये सब बता रखा है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार, एक झलक। फिर आगे देखते हैं, द्वितीयक मेमोरी भी देख चुके हैं हम लोग, ठीक है, हार्ड डिस्क वाला। तो लगभग हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। कैश मेमोरी भी देख चुके हैं। तो अगर आपको सही अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर लाइक करें और कमेंट में क्या करें कि ऐसे ही क्वेश्चन मैं लाऊं क्या, और आकर लाइक करें, कमेंट करें, और आपके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त भी क्वेश्चन गलत ना कर पाएँ। और शेयर करिए ज़रूर, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको क्या और चाहिए वो अपना कमेंट ज़रूर बताएं, ताकि आप बताएंगे तभी तो मैं सोच पाऊँगा कि हाँ आपको ये चीज़ की ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, और हो सके ना तो नोट्स भी बना लीजिए, क्योंकि देखे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। मतलब 113 क्वेश्चन है, तो मैं मान के चलता हूँ कि 60 से 70 ही क्वेश्चन था जो कि बार बार रिपीट होके आ रहा था, ठीक है। तो इतना चीज़ आप बना सकते हैं, तो ज़रूर आप करके जाएं और अच्छे से पढ़ के जाएं और अपने एग्ज़ाम में बढ़िया नंबर लेके आएँ, ताकि आप बेरोज़गार ना रहें, ठीक है। थैंक यू।